हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेमेडी आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल खत्री और आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के लिए वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम 13th टू 19th अक्टूबर 2025। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट अर्मेनिया। रिसेंटली IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को ज्वाइन करने वाला अर्मेनिया न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बना है। अर्मेनिया ने रिसेंटली ही IUCN को ज्वाइन किया है। इसके बारे में जानेंगे। अर्मेनिया बेसिकली एक एशियन कंट्री है और ये कॉकेसस माउंटेन्स के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय टर्की इन द वेस्ट, जॉर्जिया इन द नॉर्थ, अजरबैजान इन द ईस्ट एंड ईरान इन द साउथ। इसकी कैपिटल है येरेवन। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट IUCN's वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसे शॉर्ट में WCPA कहा जाता है। हमारे देश में काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर को IUCN द्वारा केंटन R मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। इसका फोकस रहता है जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका इफेक्टिव कंजर्वेशन हो सके, वहाँ गवर्नेंस अच्छे से हो सके, साथ ही साथ वहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके। ये UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और IUCN के साथ मिलकर प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। यहाँ पे केंटन R मिलर अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। राइट हैंड साइड में जो हमारे देश में काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर को अवार्ड मिला है उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इस अवार्ड को IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा 2006 में स्टार्ट किया गया था और ये बायनली दिया जाता है, यानी हर 2 साल में दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हर साल नहीं दिया जाएगा, 2 साल में एक बार दिया जाएगा। टोटल $5,000 का इसमें प्राइज होता है और इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका इफेक्टिव कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबली उनको मैनेज किया जा सके, तो इस पे इसका फोकस रहता है मेनली। अब बात करेंगे नेकेड मोल रैट के बारे में। रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि इनमें एक ऐसा DNA रिपेयर मैकेनिज्म इवॉल्व हो गया है जिससे कि इनकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें DNA कुछ इस तरह से रिपेयर होते जाते हैं कि इनकी लंबी आयु में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं नेकेड मोल रैट के बारे में। ये एक बुरोइंग रोडेंट होता है, यानी कि बुरोइंग यानी बिल खोदने वाले, और रोडेंट यानी कि जिनके आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्हें रोडेंट कहा जाता है। नेकेड मोल रैट ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज में? जैसे इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती में। मेनली ये शाकाहारी होते हैं और अंडरग्राउंड लगने वाले ट्यूबर्स पे ये फीड करते हैं, जैसे कि आलू हो गया, आपके गाजर हो गया, मूली हो गया, तो इन सबको ये खा के जीवित रहते हैं। ये जो रैट्स होते हैं ये ईयू सोशल होते हैं। ईयू सोशल होने का मतलब क्या होता है कि एक जैसा कि आप बीज में जानते हैं, एक सिंगल फीमेल होती है जो कि इनकी क्वीन की तरह होती है और वो ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स को, नवजात शिशुओं को रिप्रोड्यूस करती है, जन्म देती है। और जो बाकी के इंडिविजुअल्स होते हैं, जो दूसरी फीमेल्स हैं या जो मेल्स हैं, वो उन पर्टिकुलरली जो यंग ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी केयर करने का ये काम करते हैं। और ये कॉलोनी साइज में पाए जाते हैं जिसमें एक साथ 70 नेकेड मोल रैट्स आपको मिल जाएंगे, 70 मेंबर्स मिल जाएंगे। IUCN स्टेटस है इनका लीस्ट कंसर्न और इनकी जो आयु होती है वो 37 साल तक होती है। बेसिकली नॉर्मली चूहों में अगर आप में से किसी ने व्हाइट रैट्स को कभी एज अ पैट रखा हो तो आपको पता होगा उनकी जनरली एज 3 to 4 ईयर्स तक ही होती है। बट नेकेड मोल रैट्स में ये DNA रिपेयर मैकेनिज्म इतना अच्छा काम कर रहा है कि इनकी आयु 10 गुना बढ़ चुकी है। 37 ईयर्स इन जनरल ऑन एन एवरेज इनकी आयु होती है। ये कैंसर से भी रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरे जो चूहे होते हैं वो कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं, 1-2% चांसेस उनके रहते हैं कि उनको कैंसर हो जाए, बट these naked mole rats are completely resistant to cancer and ऑक्सीजन डिप्राइव्ड रीजन्स में भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या इतना अच्छा नहीं है वहां पे भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड मैमल्स होते हैं।
नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मैत्री सेकंड स्टेशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया आर्कटिक रिसर्च बेस मैत्री सेकंड के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये एंटार्क्टिका के ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड होगा और ये मैत्री फर्स्ट को रिप्लेस करेगा। ये बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कि सोलर और विंड एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा पावर जनरेशन में। इसी तरह से हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली भी होगा और एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर भी होगा। यहाँ पे जो मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा जिससे कि वो रिमोट डेटा कलेक्शन का काम कर सके, यानी कि अंटार्कटिका में जो भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल से रिलेटेड जितना भी डेटा है उस सबको कलेक्ट करने का काम ये ऑटोमेटेड सिस्टम कर सकेंगे और ये पार्शियली अनमैन्ड वे में भी वर्क कर सकेगा, यानी कि बिना किसी ह्यूमन बीइंग, बिना किसी पर्सन के वहां एम्प्लॉय होने के बावजूद भी ये पार्शियल वे में काम कर सकेगा, नॉट कंप्लीटली बट इन अ पार्शियल मैनर। और कौन सी नोडल एजेंसी है इसके लिए? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल फंक्शन एज अ नोडल एजेंसी फॉर मैत्री सेकंड एंटार्क्टिक रिसर्च बेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पे जो क्लाइमेट स्टडीज होती हैं उसमें जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है मैत्री सेकंड एयरबेस। इंडिया के दूसरे अंटार्कटिक स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला इंडिया का आर्कटिक स्टेशन था। 1983 में इसे कमीशन किया गया। प्रेजेंटली ये अभी डी कमीशन हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है अभी ये। नेक्स्ट मैत्री था जिसे मैत्री फर्स्ट भी कहा जाता है। 1989 में इसे ऑपरेशनल किया गया था, कमीशन किया गया था और अभी भी ये ऑपरेशनल है। भारतीय स्टेशन 2012 में कमीशन हुआ था, अभी भी ऑपरेशनल है। और मैत्री सेकंड जिसे अभी अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है वो मैत्री फर्स्ट को रिप्लेस करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सोमनाथ टेम्पल। रिसेंटली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी सोमनाथ टेम्पल गई और उन्होंने वहां पे प्रेयर्स ऑफर की हैं, इसलिए सोमनाथ टेम्पल हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो मेन डीटी है वो है भगवान शिव, लॉर्ड शिवा यहाँ के मेन डीटी हैं और ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन जो कि वेरावल के नजदीक है यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये त्रिवेणी संगम पे सिचुएटेड है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 नदियां? कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों से मिलकर त्रिवेणी संगम बना है और वहीं पे सोमनाथ मंदिर स्थित है। हमारे देश में आपको जैसे पता होगा कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को माना गया है। और हमारे देश में जो ज्योतिर्लिंग टूरिज्म सर्किट है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है कि कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसका निर्माण हुआ है। तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में चालुक्यन आर्किटेक्चर के अनुसार ही इसका निर्माण हुआ है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे। 649 BC के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद बहुत सी बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया, वापस से रीबिल्ड किया गया और महमूद गजनी के द्वारा इसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। फाइनली अभी जो हम इसका देखते हैं रूप, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसे बनाया गया था। 1951 में इसका कंप्लीशन हो गया था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर CIC। इसकी स्थापना इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर की। कब की? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंक्लूजन एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत ये आता है और इसका जो टोटल बजट है वो अराउंड 250 करोड़ है। 4 साल 2025 से लेकर 2029 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये इंडिया के 6G विजन 2030 को सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे कौन कौन सी एजेंसीज के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके फोकस एरियाज क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट फोकस एरिया विल बी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेलीकॉम, यानी कि जो भी टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं हमारे देश में, जो भी सर्विसेज हैं, उनके ऑप्टिमाइजेशन का काम किया जाएगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, यानी कि सैटेलाइट और एयरबोर्न सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि रूरल एरियाज में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी से पहुंचाई जा सके, उन लोगों को भी, रूरल एरियाज के लोगों को भी डिजिटली इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो भी हमारे देश में टेलीकॉम सिस्टम्स अभी यूज हो रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ओपन, इंटरऑपरेबल और सिक्योर बनाया जा सके। तो ये सब बेसिकली इसके फोकस एरियाज रहेंगे जब ये 2025 से लेकर 2029 के पीरियड के लिए ऑपरेशनल रहेगा। Next news is about Chona boku cholu, which is a new begonia species. इसे आर्य रक्त भी कहा जाता है और रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया है। कहाँ डिस्कवर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के लेपार्डा डिस्ट्रिक्ट के बसर क्षेत्र में इसे डिस्कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्य रक्त इसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, रेड कलर होता है इसकी लीव्स का और स्टेम का, इसलिए मेनली इसे इस तरह का कुछ नाम दिया होगा। ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स में ये पाया जाता है। बिगोनिया जीनस को ये बिलोंग करता है। बिगोनिया जीनस के बारे में बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड 1800 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज वैरायटी इसमें इंक्लूडेड होती हैं और ये बिगोनिया जीनस के जो प्लांट्स ये मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं अराउंड द एंटायर वर्ल्ड। इसे आउटडोर प्लांट तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाएगा, बट एज एन ऑर्नामेंटल इंडोर प्लांट भी यूज किया जाता है इसकी सुंदरता के कारण, इसके एस्थेटिक वैल्यू के कारण। और ये किसे दर्शाते हैं? एक पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ के इंडिकेटर के रूप में भी ये बिगोनियास देखे जा सकते हैं, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, जिस भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये पाए जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत ही हेल्दी है। इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयन रेंज में ये पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फोमोफ्लेशन। रिसेंटली जैसा आपने सुना होगा न्यूज में, यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीजा फी हाइक हो गया था और इसी की वजह से कस्टमर्स में पैनिक बाइंग होने की वजह से फोमोफ्लेशन आ गया। यहाँ पे फोमोफ्लेशन के बारे में आप समझेंगे। बेसिकली दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, फोमो एंड इन्फ्लेशन। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने अगर यूपीएससी प्रिपरेशन में भी सुना होगा कभी कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई कंटेंट पढ़ना उनसे मिस आउट ना हो जाए या कोई वीडियो देखना उनसे मिस आउट ना हो जाए, तो वो पैनिक में आके बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं या यूट्यूब पे भी सेम टॉपिक के लिए बहुत सारे वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं। तो वो उनको बेसिकली कह सकते हैं कि फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कि कहीं उनसे कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए वो सब कुछ कवर कर लें। इसी कारण क्या होता है कि उनकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती है और इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आप एक टॉपिक के लिए 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ लें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। आते हैं फिर से हमारे टॉपिक की तरफ। तो फोमोफ्लेशन के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली कोई ऐसा कारण नहीं होता इसके पीछे कि सप्लाई शॉर्टेज हो रही है, कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बट ये कंज्यूमर साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, फियर बेस्ड कंज्यूमर साइकोलॉजी, यानी कि कंज्यूमर्स को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा या वो कम मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, उसी वजह से वो बहुत फटाफट से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मार्केट में वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से उसके प्राइसेस में राइज हो जाता है। ये बेसिकली एक बिहेवियरल काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है रिजल्टिंग फ्रॉम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ध्यान रखना है। और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन से डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, बट साइकोलॉजिकली कंज्यूमर को पैनिक हो रहा है कि शायद फ्यूचर में ना मिले, इसलिए वो इस तरह से फोमोफ्लेशन की तरफ ले जाता है मार्केट को। फोमोफ्लेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम पे होता है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद नियर फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज होने वाली है, ऐसी कुछ रूमर्स फैलने लग जाती है और उसी की वजह से वो सडनली रश करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बाय करने में। जैसे फेस्टिवल के दौरान एडिबल ऑयल हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए,
तो इसके लिए बेसिकली फोमोफ्लेशन आ सकता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में भी किसी स्पेक्युलेटिव हाइप के कारण प्राइसेस सर्ज हो जाते हैं। या फिर आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, कोविड टाइम्स में भी लोगों को ऐसा लगा था शायद नियर फ्यूचर में कोरोना के फैलने की वजह से कई सारे जो डेली यूज के आइटम्स है वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिन सिचुएशंस में फोमोफ्लेशन हो सकता है। क्या होता है बेसिकली ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है उसको फियर ऑफ स्कैर्सिटी होता है कि नियर फ्यूचर में शायद कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, या उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होगी, या उनको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है, टेंशन में आ जाता है और पैनिक बाइंग की तरफ जाता है। और क्योंकि कंज्यूमर ने अभी इस वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल डिमांड सर्ज हो जाता है, अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। और क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है इसलिए टेम्पररी इन्फ्लेशन आ जाता है। रियल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता है यहाँ पे, इस वजह से नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, बट आर्टिफिशियली आ रहा है क्योंकि अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो वहां पे टेम्पररी इन्फ्लेशन आ जाता है, या फोमो ड्रिवन इन्फ्लेशन या फोमो इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन। बेसिकली ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एनुअली कंडक्ट की जाती है, हर साल कंडक्ट की जाती है, और 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जनरली चाइना का दबदबा बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे चाहिए कि दूसरी कंट्रीज भी अपना अस्तित्व स्थापित कर पाए, चाइना का दबदबा ज्यादा बनने से रोक पाए, और एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस पर्टिकुलर इश्यू के लिए डिफेंस कोऑपरेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथ ही साथ जो क्वाड फ्रेमवर्क है, क्वाड कंट्रीज यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में, उसके लिए भी ये बहुत ही सपोर्टिव होगी। यहाँ पे फोकस एरियाज क्या क्या है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, अर्बन एंड सेमी अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड टेक्टिकल प्लानिंग एंड जॉइंट ऑपरेशंस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन तो बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई दोनों कंट्रीज के बीच में। अब दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है, जो दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में कंडक्ट की जाती है बिटवीन इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑसी इंडेक्स। और जो दोनों कंट्रीज के एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है, पिच ब्लैक। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। Ostrahind is a military exercise, Aussie Index is a naval exercise, and Pitch Black, it is conducted between the Air Force of India and Australia. Next news is about Kiru Hydroelectric Project. ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और चिनाब नदी पे ये स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और 156 मेगावाट के 4 फ्रांसिस टर्बाइंस यहाँ पे लगी हैं, जिससे कि उसकी टोटल कैपेसिटी 624 मेगावाट हो जाती है। यहाँ पे इंडिया के जो नदन पावर ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का ही काम करता है मेनली। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सुंदरबंस नेशनल पार्क। रिसेंटली IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सुंदरबंस नेशनल पार्क का कंजर्वेशन आउटलुक स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया है फ्रॉम गुड विद सम कंसर्न्स टू सिग्निफिकेंट कंसर्न्स। यहाँ पे सुंदरबंस के बारे में जानेंगे। ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है और ये 2 देशों में मेनली पाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश में। एडजॉइनिंग एरियाज में ये पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल स्टेट के साउथ ईस्टर्न रीजन में इसे पाया जाता है। और ये 3 नदियों का जो डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन 3 रिवर्स के डेल्टा रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ही ध्यान रखना, 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया और 2019 में इसे रामसर साइट रिकॉग्नाइज किया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो फ्लोरा की बात करें, यहाँ जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसमें सुंदरी ट्री बहुत ही डोमिनेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स दे रहे हैं। तो सुंदरी ट्री कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सुंदरी ट्री सुंदरबंस में पाया जाता है। इसके अलावा गोलपति, चंपा, गेंदवा और ढूंढुल भी पाए जाते हैं।
फौना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे प्रोमिनेंटली पाया जाता है। उसके अलावा स्पॉटेड डियर, फिशिंग कैट, एस्टुराइन क्रोकोडाइल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लाइव केसेस डैशबोर्ड लिम्स। रिसेंटली हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लिम्स के लाइव केसेस डैशबोर्ड को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रेजेंटली हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस कौन है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लिम्स के बारे में बात करेंगे। लिम्स का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम 2016 में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था और 2020 में इसका एडवांस्ड वर्जन लॉन्च किया है एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये 24/7 एक्सेसिबल एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सभी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेसिबल रहता है और इसमें उन सभी तरह के केसेस के बारे में मॉनिटरिंग होती रहती है जहां पे यूनियन ऑफ इंडिया इज अ पार्टी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि इसकी रेंज है जो है उसे 200 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया जाए। प्रेजेंटली इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर के बीच में और DRDO के प्लान से इसे 200 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाया जाए। ये बेसिकली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, DRDO द्वारा डेवलप की गई और इसकी जो प्रेडेसेसर मिसाइल थी वो थी अस्त्रा मार्क 1 जिसकी रेंज थी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उसकी रेंज थी। यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ाने से हमारे देश का जो आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मिशन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे जो इंजन लगा है वो है ड्यूल पल्स सॉलिड फ्यूल मोटर और अराउंड मैश 4.5 की स्पीड रहेगी। 150 से 200 किलोमीटर प्रेजेंटली इसकी रेंज है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसका जो वेट है वो अराउंड 175 किलोग्राम है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसे सिड्स भी कहा जाता है। अक्टूबर का मंथ पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्टडी करना। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो नवजात शिशु हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ये एक बहुत ही मेजर कारण माना गया है अराउंड द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है कि 1 साल से जो छोटा बच्चा है उसकी अचानक ही नींद में ही मृत्यु हो जाती है और इसका कोई कारण भी नहीं पता लोग लगा पाते हैं, फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इसका कारण नहीं पता किया जा पाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जनरली ये नींद के दौरान ही होती है और ज्यादा इससे जो सफर करते हैं वो मेल बेबी सफर करते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? सबसे पहला है प्री मेच्योर बर्थ। अगर कोई बेबी जो है वो प्री मेच्योरली उसका बर्थ हुआ है, यानी कि लेडी की जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी की 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं है और 9 मंथ से पहले ही बेबी का बर्थ हो गया है, बेबी की डिलीवरी हो गई है, तो ऐसे बेबीज में भी इस सिंड्रोम के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर लो बर्थ वेट, किसी भी दूसरे कारण से भी अगर बर्थ के दौरान बेबी का वेट बहुत ही कम है, वजन बहुत ही कम है जितना एक्चुअली होना चाहिए, उस केस में भी सिंड्रोम के होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि बेबी वीक रह जाता है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक रीजंस भी कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपोजर टू स्मोक, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे बेबी रह रहा है, जिस पर्टिकुलर रूम में रह रहा है, अगर वहां पे एयर पोल्यूशन है या फिर वहां पे स्मोक बहुत ज्यादा है या फिर वहां पे कोई ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, उस बेबी को स्मोक से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, उस केसेस में भी वो बेबी पीड़ित हो सकता है सिंड्रोम से। या फिर अनसेफ स्लीपिंग पोजीशन, कोई सी ऐसी पोजीशन में बेबी को सुला दिया गया है जो कि उसके लिए अनसेफ है। यहाँ पे पुअर प्रीनेटल केयर भी एक मेजर कॉज हो सकता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के लिए। प्रीनेटल केयर समझते हैं, प्रीनेटल केयर वो होती है जो कि बेसिकली बिफोर बर्थ दी जाती है, यानी कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो केयर होती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी उसको केयर मिलती है, अगर वो अच्छे से नहीं मिल रही है, अगर उस लेडी की केयर अच्छे से नहीं हो रही है तो इसका भी इफेक्ट उस बच्चे पे पड़ता है। और भले उसका बर्थ एक बार अच्छे से हो जाए बट बाद में वो इस सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेडिकल हेल्थ चेकअप सब कुछ उनको प्रॉपर मिलना चाहिए।
इसके प्रोबेबल कॉजेज क्या क्या रहते हैं? एक तो जेनेटिक हमने देख लिया, फैमिली हिस्ट्री हो या फिर एनवायरमेंट वनरेबिलिटीज हो, किसी ऐसी लोकेशन पे बच्चा रह रहा हो जहाँ नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि दिवाली के दौरान मान लो बहुत ज्यादा बड़े बड़े फटाके फूट रहे हैं, या फिर बहुत लाउड साउंड से वो एक्सपोज हो रहा है, या फिर एयर पोल्यूशन से वो बहुत ज्यादा एक्सपोज है, तो उन सब केसेस में ये सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ अगर उनके ब्रेन का जो रीजन है जो कि बेसिकली सांस लेना या जग जाने को कंट्रोल करता है, अगर वो पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट अंडर डेवलप्ड रह चुका है, तो उस केसेस में भी बच्चे पीड़ित रहते हैं सिंड्रोम से। कैसे कैसे प्रिवेंशन हो सकता है? बच्चों को जो स्लीपिंग पोस्चर है उसके रिगार्डिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स से जानकारी ली जा सकती है कि कौन कौन से पोस्चर्स उनके लिए सेफ हैं, उसी पोस्चर में उन्हें सुलाया जाए, रेगुलरली उनके हेल्थ चेकअप्स कराए जाएं, उन्हें स्मोकिंग से दूर रखा जाए। Next news is about फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम। बेसिकली अलायंस एयर द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अलायंस एयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल एयरफेयर एंड प्रमोट ईज ऑफ फ्लाइंग। क्या होता है बेसिकली कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लाइट जो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे निकलेगी, तो उसकी जो बुकिंग है आप देख सकते हैं 2 महीने पहले उसके टिकट्स की प्राइस अलग जाएगी, 1 महीने पहले अलग जाएगी, 15 दिन पहले अलग जाएगी, और अगर आप इमरजेंसी में बुक करते हैं लास्ट टाइम पे हो सकता है प्राइसेस अलग आए। तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से जो भी फ्लायर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके पैसे भी ज्यादा कई बार खर्च हो जाते हैं, और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन में वो घिरे रहते हैं कि कब वो टिकट बुक करें कब ना करें, उसको मॉनिटर ही करते रहते हैं, जिस वजह से उनको स्ट्रेस भी होता है। तो इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए इस स्कीम को एक पायलट बेसिस के तौर पे लागू किया गया है। कब से कब तक? 13 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक इसे लागू किया गया है। उड़ान रूट्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज पे ही इसे लागू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा बेसिकली कि कोई भी फ्लाइट जो एक पर्टिकुलर डेट पे डिपार्ट करेगी, उसके जो टिकट के प्राइसेस रहेंगे वो फिक्स्ड रहेंगे, चाहे कभी भी बुक किया जाए, चाहे 2 महीने पहले बुक किया जाए, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले या 5 दिन पहले, उसके टिकट के प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। इससे बेसिकली क्या क्या बेनिफिट रहेंगे कि जो भी एयर फेयर के फ्लक्चुएशन की वजह से स्ट्रेस होता है फ्लायर्स को, उसमें रिडक्शन होगा, उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, जिससे कि फ्लायर्स एंकरेज होंगे ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैवल करने के प्रति। और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक एनकरेजिंग मूव है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्लायर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका इतना अच्छे से पता नहीं होता कि कैसे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है, तो उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। जो पर्टिकुलर रीजन में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वहां पे तो अभी रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बहुत ही अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। बाद में अगर इसे ऑल इंडिया लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ऑल इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इससे अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एविएशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस एरिया रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।